गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। बच्चों, आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें जितने भी वी ऑब्जेक्टिव होंगे उस सारे ऑब्जेक्टिव को हम आज कवर करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाएं स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ने के लिए। आशा और उम्मीद करेंगे कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। द इंग्लिश फ्रॉम फिफ्थ सेंचुरी द इंग्लिश फ्रॉम फिफ्थ सेंचुरी इज कॉल्ड इंग्लिश। तो याद होगा आपको, मैंने बताया भी था कि जो 15वीं शताब्दी से जो इंग्लिश शुरू होगा उसको हम लोग मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 डैश डैश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। किसको संसार की खिड़की कहा जाता है? तो ये होगा इसका आंसर इंग्लिश। इंग्लिश को विंडो कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन कहता है डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द नेटिव स्पीकर। नेटिव स्पीकर का क्या मतलब होता है? नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, यानी वहाँ के वो जो होंगे मूल निवासी होंगे। क्या होंगे? मूल निवासी होंगे, उसको हम लोग नेटिव स्पीकर का। जैसे कि हम लोग भारत के हैं मूल निवासी, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग हिंदी बोलते हैं ना हिंदी। चलिए, तो हम लोग हिंदी बोलते हैं। उसी तरह से कौन जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ, मतलब सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीकर है, यानी इंग्लिश का सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीकर है, चाइनीज़ का नेटिव स्पीकर है, उर्दू का, हिंदी का। सबसे ज़्यादा संसार में अगर नेटिव स्पीकर है तो वो है आपका चाइनीज़ का। चाइनीज़ का सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीकर है, याद रखेंगे, क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा अगर कोई भाषा बोली जाती है तो वह चाइनीज़। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर आता कि नंबर ऑफ द कंट्री में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है, तो इंग्लिश होता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसको थोड़ा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा हल्का जूम आउट कर देते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा दिखे। चलिए आते हैं। क्या कह रहा है कि इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, ये सब जो कंट्री जितने भी, और इंग्लिश एज अ स्पोकन एज डैश। यानी क्या कह रहा है कि यूके में, यूएसए में, आयरलैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ये सब में इंग्लिश जो बोला जाता है वो किस तरह का इंग्लिश बोला जाता है, किस रूप में इंग्लिश को बोला जाता है? क्या मदर टंग के रूप में बोला जाता है, क्या सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, या फॉरेन लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है? तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये मदर टंग के रूप में बोला जाता है। यानी आप इंग्लैंड ले लीजिए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के साथ साथ न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सब में अंग्रेजी को मदर टंग, मातृभाषा के रूप में बोला जाता है। तो याद रखेंगे, यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इस सब में अंग्रेजी को मातृभाषा के रूप में, मदर टंग के रूप में बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है 35 में क्वेश्चन कि इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नेम्बिया, बोस्टवान, एडीसी इंग्लिश इज स्पोकन। यानी आपको बताना है कि ये सब जितने भी कंट्री आपको नज़र आ रहे हैं, इस सब में अंग्रेजी को किस तरह से बोला जाता है? क्या सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, मातृभाषा मदर टंग के रूप में, फॉरेन लैंग्वेज विदेशी भाषा के रूप में, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं होगा? तो मैं आप लोग को बता दूं, जिस तरह से आपको याद है, भारत जो है अंग्रेजी को, यानी इंग्लिश को इंडिया में, याद रखेंगे आप, इंडिया में
सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। कौन लैंग्वेज के रूप में? सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। तो आप जितना भी कंट्री नज़र आ रहा है आपको, प्रत्येक कंट्री में, सभी कंट्री में ये जो होगा ये सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाएगा इंग्लिश को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 36 क्या कह रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है इंग्लिश इज ऑल्सो यूज डॉट डॉट बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। जो इंडिया के, भारत के एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, एंग्लो समुदाय के जो लोग हैं, वो अंग्रेजी को किस रूप में बोलते हैं? तो वो आज भी अंग्रेजी को, भारत में रहते हुए भी वो मदर टंग के रूप में अंग्रेजी को बोलते हैं, इंग्लिश को मदर टंग के रूप में बोलते हैं। ठीक ना? ये बताइए आप लोग कमेंट करके कि हम लोग का जो मदर टंग है वो क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। इन चाइना, अब आ जाइए। चाइना में जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, ईरान, इरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये सब देशों में इंग्लिश स्पोकन एज, इंग्लिश को किस तरह से बोला जाता है? क्या मातृभाषा मदर टंग के रूप में बोला जाता है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं? देख लीजिए आपका आंसर सी, यानी इसको चाइना में, जापान में, ये सब जगह जो है अंग्रेजी को एक फॉरेन भाषा के रूप में पढ़ा जाता है। यानी कहने का मतलब कि वहाँ स्कूल कॉलेजेस में ये कंपलसरी नहीं है कि आप अंग्रेजी पढ़ें ही। आपका मन है तो आप एक विदेशी विदेशी भाषा के रूप में, विदेशी भाषा के रूप में आप इसको पढ़ सकते हैं, यानी फॉरेन लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। कहता है इंग्लिश डेवलप फ्रॉम द स्पीच ऑफ डैश। अंग्रेजी जो है वो विकसित हुआ है किसके स्पीच से? तो याद रखेंगे आप लोग, ये एंग्लो सेक्शन के स्पीच से ये जो है डेवलप हुआ है। कौन? इंग्लिश। कौन? इंग्लिश। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 39। फटाफट क्वेश्चन देखते चलेंगे क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी जोर शोर से हो रही होगी, आशा और उम्मीद यही करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है अमेरिकन इंग्लिश डिफर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश इंग्लिश इन द एस्पेक्ट्स ऑफ। यानी कहता है कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश ये दोनों में कुछ डिफर है, यानी कुछ अंतर है। ठीक ना? ये दोनों क्या है? दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। तो क्या अंतर है? तो इसके स्पेलिंग में भी अंतर है, इसके वोकेबलरी में भी अंतर है, और ग्रामर में भी अंतर है। तीनों का ग्रामर, वोकेबलरी और स्पेलिंग तीनों में अंतर है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। याद रखेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अबाउट डैश ईयर एगो लैटिन वाज द वर्ल्ड लैंग्वेज। यानी कितने साल पहले अंग्रेजी जो था, सॉरी लैटिन जो था ये वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में था। कौन लैंग्वेज के रूप में? वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में। याद रखेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 800 साल पहले ये जो था लैटिन, ये वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में था। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। इन द लास्ट फ्यू डिकेड, मतलब कुछ दशकों में, द डैश सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन रैपिड चेंजेज। यानी कहने का मतलब कुछ दशकों में कब, यानी आपको सेंचुरी बताना है कि अंग्रेजी में एक प्रकार रैपिड चेंजेस आया। ठीक ना? तो याद रखना पड़ेगा आपको कि 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी में एक रैपिड चेंजेस आया, बदलाव। अब जब स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे आप बुक, तो इसमें पूरा दिया हुआ है। ठीक ना? स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक पढ़ेंगे उसमें आपको पूरा दिया हुआ है कि हम किस तरह से अंग्रेजी में रैपिड चेंज आया, कौन कौन दशक में क्या क्या बदलाव आया। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। 42 ड्यूरिंग डैश सेंचुरी
एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्विफ्ट इन यूरोप, कब कितनी शताब्दी में एक प्रकार के इंटेलेक्चुअल मूवमेंट आया यूरोप में, ठीक ना। तो याद रखेंगे आप, ये 15वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी में ये एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल मूवमेंट आया, यूरोप में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है इन द पोएटी वर्ड्स चेंज एंड डिड नॉट यूज द, ठीक ना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ये ओल्ड इंग्लिश में। ओल्ड इंग्लिश में आपको पता होगा कि हम गो को GOE लिखते हैं ना। इस तरह से बहुत तरह के जो बदलाव है धीरे धीरे इंग्लिश में आता गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। द सेंटर बर्ग टेल्स वाज रिटन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आप याद रखेंगे, ये आपको जेफरी चौसर के द्वारा ये आपका लिखा गया था। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, सेंटरबर्ग टेल्स, ये आपका लिखा गया था जेफरी चौसर के द्वारा, आंसर होगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? पैराडाइज रिजाइंड वाज रिटन बाय, ये आपको जॉन मिल्टन के द्वारा, याद रखेंगे जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। एक और लिखा गया था पैराडाइज लोस्ट, ये भी जॉन मिल्टन के द्वारा ही लिखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉन मिल्टन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए मैंने आपको बोला पैराडाइज लोस्ट और अगला क्वेश्चन आ गया। पैराडाइज लोस्ट वाज रिटन, पैराडाइज लोस्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था जॉन मिल्टन के द्वारा, ठीक ना। ये एक प्रकार का धार्मिक पुस्तक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इपिक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? द रोप ऑफ द लॉक इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था आपको अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, याद रखेंगे, ठीक है। द रेप ऑफ द लॉक वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप के द्वारा ये लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाइडी ब्रास वाज रिटन बाय, ये आपको याद रखना पड़ेगा बुटलर के द्वारा ये लिखा गया था, बुटलर के द्वारा ये आपको लिखा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 मैक फ्लेक्नो वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये ड्रेडेन के द्वारा लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं ताकि बहुत सारा क्वेश्चन भी देखना है आपको। फेरी क्यून वाज रिटन बाय, फेरी क्यून के जो लेखक हैं वो कौन है? तो याद रखना पड़ेगा एडमंड स्पेंसर इसके लेखक कौन है? फेरी क्यून आपको याद रखना पड़ेगा, फेरी क्यून के जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो होगा आपका एडमंड स्पेंसर हो जाएंगे आपको फेरी क्यून के लेखक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 डॉक्टर फस्टस वाज रिटन, रिटन का मतलब होता है लिखा गया। डॉक्टर फस्टस जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको याद रखना क्रिस्टोफर मार्लवे के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है ना। डॉक्टर फस्टस ये जो है लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लवे के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एडवर्ड सेकेंड वाज रिटन, एडवर्ड सेकेंड ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये बताइए आप लोग। एडवर्ड सेकेंड ये लिखा गया है ये आपको स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 वेनस एंड एडोनिस वाज रिटन, ये वेनस एंड एडोनिस वाज रिटन ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर। स्पेलिंग थोड़ा हल्का इरर है, आप इसको देख लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा संभव हो पाता है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ वाज रिटन ये किसके द्वारा लिखा गया है? इन्होंने वर्ड्सवर्थ वाज डैश वर्ड्सवर्थ जो थे वो क्या थे? वो एक प्रकार का कवि थे, याद रखेंगे। वर्ड्सवर्थ आप क्या थे? इनको हम विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं। ये एक क्या थे? पोएट थे, आपको
याद रखना पड़ेगा। ये एक प्रकार के कवि थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, आ गए विलियम शेक्सपियर। हैमलेट, देख लीजिए हैमलेट ये है क्या? ये हैमलेट जो लिखा गया था वो लिखा गया था विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था और ये एक प्रकार का ट्रेजेडी है। क्या है ये? ट्रेजेडी। अच्छा एक बात बताइए, ट्रेजेडी होता क्या है? ट्रेजेडी जो है वो क्या होता है? देखिए ट्रेजेडी में आप याद रखेंगे दुख भरी नाटक, एक तरह से बोल सकते हैं दुख भरी जो नाटक होता है ये लिखा जाता है, ठीक ना। ये ट्रेजेडी यानी दुख भरी नाटक है, एक प्रकार का टाइप ऑफ ड्रामा है, ठीक ना। आप याद रखेंगे ये जो है एक प्रकार का टाइप्स ऑफ ड्रामा है, यानी ड्रामा के टाइप्स हैं। आपने पढ़ा होगा ड्रामा के जो टाइप्स हैं वो आपका ये है ट्रेजेडी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 56। आइए देखते हैं। काइंड लियर, ये आपको किंग लियर हो जाएगा, इसको थोड़ा आप लोग किंग लियर, ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया था और ये भी एक प्रकार का क्या है? ये ड्रामा है। याद रखेंगे आप, ये क्या है? ड्रामा है। ये क्या है? ड्रामा है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्या कह रहा है 57? पियर्स एंड प्लोमैन, ये आप थोड़ा टाइपिंग एरर है, प्लोमैन PLOWMAN, ये हो जाएगा आपका प्लोमैन, यानी पियर्स एंड प्लोमैन ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो ये याद रखेंगे लिंगलैंड के द्वारा लिखा गया। याद रखेंगे पियर्स एंड प्लोमैन इज रिटन बाय लिंगलैंड, इनको बोलेंगे। चलिए आइए एक बार पुनः विलियम शेक्सपियर की तरफ। इंग्लिश की बात हो विलियम शेक्सपियर की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आइए देखिए, ओथेलो, हैमलेट, याद कीजिए ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ एंड किंग लियर, ये सब जो है लिखा गया है हमारे कवि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे इनका पूरा नाम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ एंड किंग लियर ये सब लिखा गया है। किनके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जो कि अंग्रेजी के एक महान कवि, लेखक, नाटककार थे। आइए क्वेश्चन नंबर 59। विजन ऑफ जजमेंट वाज रिटन बाय, विजन ऑफ जजमेंट इसके लेखक कौन है? तो याद रखना पड़ेगा लॉर्ड बैरन जो है इसके लेखक है विजन ऑफ जजमेंट के। आइए क्वेश्चन नंबर 60। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम वाज रिटन, याद रखेंगे रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम इसके जो लेखक हैं ये है शैली, याद रखेंगे शैली इनके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? द स्कॉलर गिसिपी हैज बीन रिटन, द स्कॉलर गिसिपी हैज बीन रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा मैथवे एर्नोल्ड के द्वारा ये आपको लिखा गया था। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सोहराब एंड रस्त्रन हैज बीन रिटन, ये किसके द्वारा लिखा गया था? अभी देखिए जितना भी हमको अभी देखना है, पढ़ना है, वो केवल और केवल राइटर हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार कविता लिखा, अलग अलग प्रकार के ड्रामा लिखा, इन सब को आज हम देख रहे हैं। केवल और केवल हम अभी तक राइटर ही पढ़े हैं और राइटर ही पढ़ना है इसमें, इससे क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ये क्या कह रहा है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो यानी ये भी याद रखना पड़ा मैथ्यू एर्नोल्ड के द्वारा ये लिखा गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 63 आइए, आ गए रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि, गीतांजलि हैज़ बी रिटन बाय, गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया था? गीतांजलि लिखा गया है सरोजिनी नायडू के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, अरविंदो घोष के द्वारा, नवदीप, किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो लिखा गया है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और गीतांजलि के लिए, गीतांजलि का प्रकाशन 1910 में हुआ था और इनको 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये आप लिटरेचर में बहुत ही अच्छे लेखक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, तो इसीलिए आपको गीतांजलि याद रखना है। कैसे याद रखेंगे आप ये खुद देख लें, कैसे आपको याद रहेगा गीतांजलि, हमको तो याद रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सावित्री, सावित्री एक और आ गया, सावित्री हैज़ बीन रिटन, ये आपको अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है द सावित्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं, 65 आइए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ये जो वर्ड है ड्रामा, जो वर्ड से ड्रामा, ये ड्रामा कहाँ से आया है, किस भाषा का रूप है ये ड्रामा? तो आपको याद रखना पड़ेगा ये जो ड्रामा है ये ग्रीक, क्या है? ग्रीक भाषा का से आया है वो ड्रामा शब्द। आइए और आगे देखते हैं। ट्रेजेडी एंड शब्द, ट्रेजेडी जो होता है यानी जो दुख भरा होता है, ये कैसे संपन्न होता है? यानी जब भी ट्रेजेडी लिखा जाता है, किसी भी लेखक के द्वारा ट्रेजेडी जो लिखा जाता है वो हमेशा और हमेशा ये दुख भरा होता है, सॉरो, वही मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा, दुख भरा होता है ट्रेजेडी, ठीक? तो इसे सॉरो से एंड होता है यानी दुख पर समाप्त होता है ये, ठीक? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 67 कॉमेडी। आइए कॉमेडी हम सभी देखते हैं, कॉमेडी कहीं ना कहीं मनोरंजन के लिए कॉमेडी देखते हैं, लेकिन कॉमेडी की जो शुरुआत होती है वो हंसी से होती है और इसकी एंड यानी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट से लेकर के एंड तक इसमें एक ही चीज़ रहता है, वो होता है हैप्पीनेस, यानी हम लोग इसको देख करके हैप्पी हो जाते हैं यानी खुश हो जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस हो जाएगा। कॉमेडी जो होता है हमेशा एंड होता है हैप्पीनेस से, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। फ्रॉम अ ड्रामा एक्सपोजिशन इज डैश, ये क्या होता है? ये फ्रॉम अ ड्रामा, ड्रामा का जो एक्सपोजिशन होता है वो होता है एक्सटेंटियल, एसेंटियल आप याद रखेंगे। चलिए आज के सेशन का 69 क्वेश्चन पार्ट 2 में मोरलिटी प्लेज डेवलप, मोरलिटी जो है ये क्या प्लेज करता है विकास में? तो ये आप याद रखेंगे, ये मिडिल एजेज को शो करता है, डेवलप में दिखाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 ये रहा आपके स्क्रीन पर। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज डैश, सबसे पहला इंग्लिश के जो ट्रेजेडी था, जो ट्रेजेडी मैंने आपको बताया ये ड्रामा का क्या है? एक टाइप है। ट्रेजेडी जो है ये ड्रामा का आपका एक टाइप्स है, ठीक ना? तो ये सबसे पहले जो है ये गड़बोड़स, ये आपका सबसे पहला ट्रेजेडी है, ये आपको याद रखेंगे, ठीक? चलिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं आज का ये वीडियो यहीं पर रखता हूँ। थैंक्स आप लोग के लिए देखने के लिए, और आशा और उम्मीद यही करेंगे कि आप ये टोटल ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि आपके नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे वो बहुत अच्छा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें, ताकि मैं भी अगला वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहूं। थैंक यू। और एक बार पुनः मैं आपको एग्ज़ाम फैमिली की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि आप जो है से अच्छे करें, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आपका बहुत अच्छा हो। कोई भी क्वेश्चन में अगर किसी भी तरह का त्रुटि, अगर किसी भी तरह का कोई भी त्रुटि गलती आपको अगर नज़र आया तो ज़रूर आप कमेंट करें। साथ में
क्या और आपको चाहिए वो भी कमेंट करें। धन्यवाद।